हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रैंकर्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप लोग के बीच आज जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं कि क्या लिखा हुआ था कि आज हम लोग जितना भी है साइंस में डिफरेंट मतलब अंतर देने वाली सवाल, अंतर करने वाली जितनी भी सवाल है उसको बारी बारी से हम लोग बहुत कम समय में हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। ये सवाल कई बार एग्जामों में पूछा गया सवाल है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा होता है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग AC कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहेंगे, DC। प्रत्यावर्ती धारा में पहला पॉइंट है कि इसमें धारा का मान एवं दिशा समय पर क्या होता है, बदलता रहता है। और दिष्ट धारा में क्या होता है कि इसमें धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा का मान नहीं बदलता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस धारा को मतलब इसे, यहाँ पर इसे होगा, इसे धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं और इस धारा को कठिनाई से उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग आसानी से उत्पन्न कर पाएंगे और जो दिष्ट धारा है उसको उत्पन्न करने में कठिनाई होता है। तीसरा पॉइंट है कि इस धारा को आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। मतलब AC को हम लोग DC में आसानी से बदल सकते हैं और DC में कहता है कि इस धारा को कठिनाई से परिवर्तित प्रत्यावर्ती धारा में बदला जाता है। अब सोचिए कि प्रत्यावर्ती धारा को DC में आसानी से चेंज कर लेंगे लेकिन DC को AC में चेंज करने में कठिनाई होता है। अब बात करते हैं इसका चौथा पॉइंट। कह रहा यह धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक घातक होता है। मतलब AC जो करंट है, प्रत्यावर्ती जो धारा है, DC के अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होता है, जबकि दिष्ट धारा है कहता है यह धारा प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम घातक होता है। आप देखे होंगे कि यदि जो हम लोग को घर में जो भी वायरिंग होता है उसमें जो करंट प्रवाह होता है वो हम लोग का तुरंत लाइन मार देता है, तो वो लाइन मारते वो कौन होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। और जो बैटरी से बहने वाली धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है। अगला पॉइंट है कि यह धारा चालक तार के सतह से प्रवाहित होता है और दिष्ट धारा जो है यह धारा चालक के बीच से प्रवाहित होता है। चलिए, क्या इसमें तो कोई दिक्कत है? चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। ये वो सवाल इसमें सभी ऐड हुआ है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है और 2025 के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें एक तरफ है अवतल दर्पण, दूसरी तरफ है उत्तल दर्पण। अब देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। पहला कह रहा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ होना चाहिए। परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, धंसा हुआ अगर है तो क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब है उत्तल दर्पण की बात। करा वैसा दर्पण जिनका परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, उभरा हुआ। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ है उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। अब है अवतल दर्पण का दूसरा पॉइंट। करा अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, धनात्मक। तीसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण में बड़ा एक छोटा दोनों
प्रतिबिंब बनता है। मतलब अवतल दर्पण में बड़ा और छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब। अगला पॉइंट है कि अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। अब अवतल दर्पण की अगर बात आ जाए तो उसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? वो प्रतिबिंब सीधा होगा और कैसा होगा? उल्टा। और जो सीधा उल्टा बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक। अब उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। चलिए हम लोग अब तीसरा सवाल देखते हैं, क्या अंतर है। तीसरा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर। चलिए पहला अंतर हम लोग देखते हैं कि उत्तल लेंस में क्या है। वैसा लेंस जिसके बीच का भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उत्तल लेंस कहलाता है। याद रखिएगा, इसमें उत्तल कट गया, उत्तल लेंस कहलाता है। सिंपल सीधा याद रखना कि बीच में उथल भाग रहेगा तो उत्तल लेंस, और बीच में पतला भाग रहेगा वो रह जाएगा अवतल लेंस। तो हम लोग कहेंगे वैसा लेंस जिसके बीच का भाग क्या होना चाहिए? पतला, तथा शीर्ष का भाग क्या होना चाहिए? मोटा, तो क्या कहलाएगा? अवतल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस में वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या इसमें आप लोग को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम रहे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है। चलिए इसका चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभेद करना है। मतलब धातु अधातु में अंतर बताना है, और वो भी बताना है रासायनिक गुण के आधार पर। तो रासायनिक गुण के आधार पर हम धातुओं की बात करते हैं तो धातु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातुओं के बाहरी कक्षा में 4, 5, 6, 7 होते हैं। अपवाद में है एक हाइड्रोजन और हीलियम, करा हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ करके। दूसरा कहता है कि धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर प्रायः धातु के ऑक्साइड बनाते हैं, और अधातु के ऑक्साइड, याद रखिएगा कि धातुएं जो है ऑक्सीजन से साथ संयोग करेगा, अब संयोग करके बना लेगा ऑक्साइड, और इसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा ऑक्साइड होगा? भास्मिक ऑक्साइड। जबकि अधातु के ऑक्साइड है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है। तीसरा है कि धातु प्रायः जल से प्रतिक्रिया कर धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। धातु अगर जल से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें देखते हैं अधातु में कि कुछ अधातु के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, जैसे में H2O, N2O, CO इत्यादि। चौथा पॉइंट है कि हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील धातु प्रायः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण बनाता है, और क्या करता है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जबकि अधातु जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अगला पॉइंट है कि धातुओं के अन्य धातुओं के लवण के साथ अभिक्रिया धातु या फिर अम्ल एकल विस्थापन द्वारा होता है। यहाँ लिखा है कि अधातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि अधातु इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं।
चलिए इसमें यहाँ थोड़ा सा ढक गया है। चलिए धातु ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, देते नहीं है बल्कि लेते हैं। चलिए इसका अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है कि धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में अंतर स्पष्ट करना है। मतलब धोने वाला सोडा है और बेकिंग सोडा है, दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर देख रहे हैं, तो पहला अंतर है करा इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। मतलब जो धोने वाला सोडा है उसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कर रहे हैं, कपड़ा धोने में। बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, तो कहता है इसका उपयोग कागज, कपड़ा आदि और साथ ही साथ बेकिंग सोडा का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं खाना बनाने में भी। धोबिया सोडा का दूसरा उपयोग है कि इससे जल की कठोरता दूर की जाती है। मतलब खारे जल, जो जल खारा है उसका कठोरता अगर दूर करना रहे तो हम लोग धोबिया सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा का दूसरा पॉइंट है कि इसका उपयोग अर्थात बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में। धोबिया सोडा में तीसरा पॉइंट है कि इसका उपयोग अर्थात किसका, धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ होता है, कांच बनाने में, कागज, साबुन इत्यादि बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का देखते हैं उपयोग, तो बेकिंग सोडा का उपयोग है कि पेट की अम्लता को दूर करना, और भी इसका उपयोग है कि जल्द खाना बनाने में होता है। चलते इसका अब हम लोग छठा सवाल की ओर। छठा सवाल क्या कहता है कि भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। भर्जन का दूसरा नाम है एक, भर्जन को हम लोग कहते हैं जारन। जारन और निस्तापन में क्या अंतर है। तो पहला हम लोग देखेंगे भर्जन, उसके बाद निस्तापन। भर्जन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ रहेगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और निस्तापन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। चलिए हम लोग भर्जन में पहला पॉइंट देखते हैं। कहता है इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जबकि निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा में अयस्कों को गर्म किया जाता है, मतलब अनुपस्थिति में। भर्जन का दूसरा पॉइंट है कि यह सल्फाइड, मतलब भर्जन किसको लिए कर सकते हैं, तो भर्जन वैसे अयस्कों के लिए हम लोग करते हैं जो सल्फाइड अयस्क हो। तो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका, भर्जन का। और निस्तापन जो है ऑक्साइड अयस्क और कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। भर्जन का तीसरा पॉइंट है कि इससे अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जबकि निस्तापन में निर्जलीकृत हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर है कि जिंक और सल्फर है, तो जैसा ही यहाँ सल्फर लगा हुआ है, यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये जो है वो सल्फाइड अयस्क है, और सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तब जाकर के प्राप्त हो रहा है जिंक के ऑक्साइड। जबकि यहाँ निस्तापन जो किया गया है, तो निस्तापन किया गया है किसके लिए, कार्बोनेट अयस्कों के लिए। और कार्बोनेट अयस्कों को ऑक्सीजन की देने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ऑक्सीजन पहले से है। इसको जैसा ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किए तो टूट गया है CaO, और इसी को हम लोग कहते हैं काली चूना, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं भाई। अगला क्या कर रहा है, तो अगला कर रहा है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, क्या अंतर है। तो पहला हम लोग देखेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इंग्लिश में इसी को कहा जाता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसको कहा जाता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो प्रथम सदस्य है, प्रथम सदस्य के नाम क्या है, मीथेन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य के नाम होगा एथेन और एथाइन। क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर में दो गो आएंगे, एक आएगा एल्कीन,
दूसरा एल्काइन आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन और एल्काइन दोनों कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़ा होता है। अब है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ जो कार्बन रहेगा ना, वो कार्बन के देखना चारों तरफ इस प्रकार से एक एक बंधन लगा रहेगा, मतलब कि कार्बन के 4 बंधन होगा और चारों के चारों सिंगल बॉन्ड होगा। जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी रह सकता है, चाहे ट्रिपल बॉन्ड भी रह सकता है। यदि जो डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड अगर है तो उसमें हो जाएगा एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहलाएगा, एल्काइन कहलाएगा। याद रखिएगा यहाँ कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड होता है सिग्मा और दूसरा बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। याद रखिएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो उसमें से एगो रहेगा सिग्मा और दूगो रहेगा पाई, याद रखिएगा। अगला पॉइंट कर रहा है कि संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसका समान सूत्र होता है CnH2n, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है उसका समान सूत्र होगा CnH2n या CnH2n-2। याद रखिएगा कि जो CnH2n+2 है वो किसका सूत्र है, तो अल्केन का सूत्र है। और यहाँ जो दिखा है कि CnH2n किसका सूत्र है, तो ये एल्कीन का सूत्र है। और ये जो दिख रहा है कि CnH2n-2 वो किसका फार्मूला होगा, तो वो एल्काइन का फार्मूला है। क्या है आप लोग के क्लियर हुआ? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 8 नंबर कह रहा है श्वसन एवं दहन में कोई 2 अंतर लिखें। हाँ भाई, बहुत आसान सवाल है और 2025 में आप लोग इसको एकदम मोस्ट VVI सवाल है, इसको याद कर लीजिएगा 2025 के लिए। कह रहा है श्वसन और दहन में क्या अंतर है। तो श्वसन में पहला है कि यह क्रिया सजीवों में होती है। श्वसन की क्रिया किस में होती है, सजीवों में होती है। और दहन की क्रिया किस में होती है, तो दहन की क्रिया निर्जीवों में होती है। श्वसन जो है एक जैविक क्रिया है, दहन है वो रासायनिक क्रिया है। याद रखिएगा, श्वसन जीवों का अपना नियंत्रण प्रक्रम है, लेकिन दहन है वो अनियंत्रित प्रक्रम है। श्वसन है वो मंद दहन का उदाहरण है, जबकि दहन है वो तीव्र प्रक्रिया है। मतलब श्वसन की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और ये प्रक्रिया पूरा फास्ट होती है। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखते हैं। पहला है कि जाइलम की कोशिका मृत होती है और फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है और फ्लोएम का दाब क्या होता है, धनात्मक होता है। इसको याद रखिएगा, फ्लोएम का धनात्मक और जाइलम का क्या होगा, ऋणात्मक। जाइलम के उत्तक को हम लोग क्या कहेंगे, दारू। इंग्लिश में कह देते हैं ना जाइलम, लेकिन हिंदी ऑलरेडी होता है दारू। और फ्लोएम के उत्तक को हम लोग क्या कहेंगे, वास्ट कहेंगे, क्योंकि हिंदी में वास्ट होता है और इंग्लिश में क्या होता है, फ्लोएम होता है। अगला पॉइंट है कि जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। मतलब कह सकते हैं कि जाइलम की गति एक दिशीय होती है और फ्लोएम का जो गति है वो सभी दिशाओं में होती है, मतलब द्विदिशीय गति होती है। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर लिखिए। हाँ भाई, लैंगिक और
अलैंगिक जनन, जिसको कहा जाता है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब डिफरेंट बिटवीन लैंगिक सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंतर हम लोग के बताना है लैंगिक और अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में हम लोग अंतर करते हैं। लैंगिक जनन में कौन भाग लेता है, याद रखिएगा कि लैंगिक जनन में शुक्राणु भाग लेता है और अलैंगिक जनन में शुक्राणु भाग नहीं लेता है। लैंगिक जनन में अंडाणु भाग लेता है और अलैंगिक जनन में अंडाणु भाग नहीं लेता है। लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है और लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें उत्पन्न जो संतान है आनुवांशिक रूप से जनक के समान होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में उत्पन्न जो संतान होगा आनुवांशिक रूप से जनक के समान होता है। लैंगिक जनन में जटिल प्रक्रिया है, जबकि अलैंगिक में इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। मतलब अलैंगिक जनन में न तो शुक्राणु की आवश्यकता है न ही अंडाणु की आवश्यकता है। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है रुधिर और लसिका में अंतर। रुधिर और लसिका में अंतर, याद रखिएगा कि रुधिर है तो इसका रंग कैसा होगा, लाल। रुधिर का रंग लाल और लसिका का रंग कैसा होता है, पीला होता है। रुधिर में कणिका पाया जाता है और लसिका में कणिका नहीं पाए जाते हैं। रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि लसिका में फाइब्रोनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। लसिका के अंदर में फाइब्रोनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा कि रुधिर जो है दोहरा परिसंचरण होता है और इसमें बहाव एक दिशा में ही होती है। लसिका का बहाव एक दिशा में होता है और रुधिर का बहाव दोहरा परिसंचरण होता है। चलिए इसका अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कह रहा है धमनी और शिरा में क्या अंतर है। हाँ भाई, धमनी और शिरा में क्या अंतर है 2025 के दृष्टि से आप लोग VVI सवाल है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पहला कह रहा है धमनी, दूसरा कह रहा है शिरा। चलिए धमनी की क्या काम है, तो धमनी में शुद्ध रक्त का पाया जाता है, मतलब शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त। शिरा में क्या होगा, अशुद्ध रक्त। शिरा में अशुद्ध रक्त। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है और शिरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है और शिरा का रंग नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है और शिरा कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनी को धमनी कहते हैं। मतलब हृदय से पूरे ब्लड को पूरा शरीर में पंप करता है, जबकि शिरा के क्या काम है कि पूरे शरीर के विभिन्न भागों हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को हम लोग शिरा कहते हैं। शिरा क्या करता है, तो पूरे बॉडी से रक्त को हृदय में ले जाता है, जबकि धमनी क्या करता है कि पूरे रक्त को हृदय से पूरे बॉडी में फैलाता है। चलिए अगला सवाल है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। अब याद रखिएगा वायवीय को ऑक्सी और अवायवीय के अनॉक्सी भी कहते हैं। यहाँ ऑक्सी और इसको हम लोग बात कर देंगे अनॉक्सी। चलिए वायवीय श्वसन किसको कहेंगे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अवायवीय श्वसन कहा जाता है। वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं और अवायवीय श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड
जल का निर्माण नहीं होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जो अवायवीय श्वसन है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। चलिए यही तक लास्ट था भाई। अगर ये वीडियो आप लोग के अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी बच्चे न्यू है तो अगर इसे यहाँ से PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ जा कर के इसको फॉलो करें और वहाँ सारा PDF आप लोग को मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि आप लोग अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी लाभ होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोग के कैसा लगा है। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।